भारत पर यूएस कमीशन चौथी बार बैन लगाने की मांग कर रहा है। इससे पहले 3 बार बैन लगाने की मांग कर चुका है यूएस कमीशन। कल की रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई थी उस पर ताजा जानकारी आई है। यूएस कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम की जो रिपोर्ट 2023 की आई है, जिस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि भारत में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को जबरदस्ती मोदी सरकार परेशान कर रही है और मार पीट रही है और उनके साथ कत्लेआम की संभावना, कई सारी चीजें हैं। अब उस पर जो एडिशनल खबर है वो ये है, ये देखिए। दैनिक भास्कर का इस सोर्स रख रहा हूं आपके सामने। दैनिक भास्कर में खबर क्लियर ये आई है और दैनिक भास्कर ने इसको शाया किया है कि भारत को ब्लैकलिस्ट करवाना चाहता है अमेरिकी कमीशन। बीजेपी सरकार पर लगाए मुसलमानों से भेदभाव के आरोप पिछले 3 सालों से यह सुझाव दे रहा है। जी हां मेरे दोस्तों, अमेरिका की कमीशन ने बाइडेन सरकार को ही घेर लिया है। इसी रिपोर्ट में, इसी खबर में बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि धर्म परिवर्तन, हिजाब के ऊपर कानून, इसके अलावा लव जिहाद, CAA और जनसंख्या नियंत्रण कानून, इस तरह की कई सारी टकराव वाली चीज़ें, मुस्लिम के खिलाफ वाली चीज़ें मोदी सरकार ने बनाकर इलाकों में टकराव पैदा किया है। ये देखिए, जिसमें दैनिक भास्कर ने कोट किया है कि सरकार अल्पसंख्यकों से भेदभाव करने वाली पॉलिसी बना रही है। और अगले पैराग्राफ में कहा है कि बाइडेन भारत पर कार्रवाई करने में फेल हुए हैं। अमेरिका का इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कमीशन ये बात बार बार कह रहा है और उसने इस बार बाइडेन को यह कह के लपेटा है कि बाइडेन सरकार मोदी सरकार पर, भारत पर कोई भी एक्शन लेने में कामयाब नहीं हुई है, जबकि वहां हालात और ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। इतने बिगड़ गए हैं कि भारत को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। सवाल अब यहां पर आके रुकता है। अभी तक बाइडेन प्रशासन ने और बाइडेन ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। अभी पिछले 4 महीने पहले ही भारत के ऊपर टिप्पणी करते हुए मोदी सरकार जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों को परेशान कर रही है, इस पर खास टिप्पणी अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने की थी और कहा था हमारी भारत पर गहरी नज़र है। अब ये उम्मीद और आशंकाएं हैं कि इस रिपोर्ट के बाद और इस रिपोर्ट के आने के बाद जिस प्रकार से बाइडेन सरकार को ही अमेरिका की ये संस्था घेर रही है, हो सकता है बाइडेन सरकार मोदी सरकार पर कुछ बोल सकें और मुंह खोलें, जो भारत के लिए मुश्किल की बात हो जाए। ये तो मैंने आपको एक बड़ी खबर बताई जहां से शुरुआत करी मैंने। अब अगली खबर पे आते हैं। मोदी सरकार की हालत ठीक नहीं है। मोदी जी को यह बात अच्छे से पता है कि काफ़ी ज़्यादा वो मैदान जंग में पिछड़ चुके हैं। उनके जाहिल जो चाहने वाले हैं, जो सिर्फ इस नियत से उनके साथ हैं कि हमें मौका मिलेगा मुसलमान महिलाओं का बलात्कार करने का और मुसलमानों का कत्लेआम करने का, मस्जिदों में आग लगाने का। लेकिन मोदी जी को कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं जनता जाग न जाए और उनका साथ न छोड़ दे। इसी वजह से कहा जाता है जब आदमी पिछड़ता है तो पुराने अपने कारनामे और काम याद दिलाता है। एक रैली के अंदर पुराना कारनामा, पुराना कांड याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तो कांग्रेस के आंसू, मतलब हमने बटला एनकाउंटर करवाया, हमने ये करवाया, मतलब कहां कहां तक चले गए। जबकि ये बात साबित है कि फर्जी एनकाउंटर किया गया था। उसकी जांच अभी भी चल रही है। कई बार रिपोर्ट आई है और अभी भी वो रिपोर्ट और वो दावे सवालों के घेरे में हैं। सुनिए। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है। एक बात और साबित हुई
और मानना पड़ेगा आपको कि सीएम केजरीवाल ने बिल्कुल सही कहा था, देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस ने ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो पीएफआई की तरह बजरंग दल जैसे आतंकी संस्थाओं को बंद करेंगे, ऐसे ग्रुप को बंद करेंगे जो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, तुष्टीकरण का काम करते हैं। इस बात को मोदी जी ने न जाने अपना जो उनका दिमाग है उस हिसाब से कैसे समझा कि उन्होंने रैली में यह बोल दिया कि बजरंग बली के चाहने वालों को कांग्रेस की सरकार जेल में डालना चाहती है, जेल में बंद करवाना चाहती है। यानी जैसे पड़ोस की आंटी हमसे छोटी छोटी बात को एकदम बढ़ा चढ़ाकर बिगाड़ कर बातें लड़ने लगती है, वैसी ही बात जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की मुंह से नजर आ रही है, जो काफ़ी दुख पहुंचाने वाली है, जो काफ़ी परेशान और हैरान कर देने वाली है कि देश के प्रधानमंत्री एक सिंपल सी बात को किस तरह से घुमा रहे हैं। दर्द उनका ये था कि उनके एक संगठन को बंद किया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा, और इसी संगठन ने 2014 से अब तक पूरे देश भर में दंगा फसाद, तोड़फोड़, मारकाट, ये जिहाद वो जिहाद, ये दंगा वो सब करा। उसमें अहम रोल इस बजरंग दल का रहा है। मोनू मानेसर से लेकर जितने भी गौ रक्षा वाले संगठन हैं जो मुसलमानों को गाय की रक्षा के नाम पर काट देते हैं, ये सभी बजरंग दल से हैं। ऐसे में मोदी जी को क्यों ना बुरा लगे जब उनके खास अहम संगठन को बंद करने की बात की जा रही है, जिस संगठन ने मोदी को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाया है। तो कांग्रेस ने कहा था कि हम पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठन को बंद करेंगे, और मोदी जी ने उस बात को पलट के कह दिया है कि बजरंग दल के चाहने वालों को जेल में बंद करने को कह रही है कांग्रेस पार्टी। सुनिए पूरा खेल। उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। मोदी जी के इस बयान पर तुरंत कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा ने दूध का दूध और पानी का पानी और मोदी जी के मुंह से निकले हुए झूठ को तुरंत नंगा कर दिया। सर, प्रधानमंत्री मोदी, जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि हम पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, सरकार आएगी, हमारी सांप्रदायिक एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मंगलवार का दिन है, हम बजरंग बली को नमन करने आए हैं और कांग्रेस जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करना। शर्म आनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था, याद है 2017 में, कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं, आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या विचार है उनके बजरंग दल के विषय में। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करें और हम बर्दाश्त कर लेंगे? यह अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली का? हम अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, अपने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को, लेकिन कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं। इसके अलावा याद दिलाना चाहूंगा कि जिस शख्स की बात हो रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े चेहरे बने हुए हैं, जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तो उन्होंने ही बजरंग दल को नंगा किया था और बजरंग दल का काला कांड पूरे दुनिया को बताया था। तो ये पुराना बयान मोदी जी के लिए मैं दिखाना चाहूंगा ताकि गलतफहमी दूर हो जाए कि असली बजरंग दल के चाहने वाले और नकली बजरंग दलियों में फर्क क्या होता है।
कि बजरंग दल जो राष्ट्रभक्ति के भाषण देता है, उसी बजरंग दल का सदस्य इस पूरे खुफिया तंत्र का मास्टरमाइंड निकला है। और इसका सही मतलब है कि जो मुंह में राम कहते हैं और बगल में छुरी रखते हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यह निकल के निकला है। तीसरा शख्स है बलराम सिंह। बजरंग दल संस्था का यह सदस्य है और यह इस पूरी जासूसी नेटवर्क का पूरी तरह से मास्टरमाइंड है। सारा फंड फ्लो राशि इन जासूसों को इस शख्स के द्वारा दी जाती थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भी राशि इस शख्स के द्वारा दी जाती थी और आईएसआई के द्वारा स्थापित बैंक अकाउंट से विदेशी मुद्रा भी इसी शख्स को दिया जाता था, जासूसों को दिया जाने के लिए। बलराम सिंह ने अनेक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नाम पर अनेक खाते खोले, जिसके आधार पर आईएसआई की राशि इन जासूसों को दिया जाता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बजरंग बली और भगवान श्री राम और अपने धर्म का इस्तेमाल पहली बार कर रही हो। ये बिना पाकिस्तान का नाम लिए, बिना धार्मिक बातें किए कोई भी चुनाव जीत नहीं सकते। अब दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने एक वक्त कहा था हनुमान जी दलित थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेता ने कहा था मुसलमान थे हनुमान जी। और फिर दूसरे नेता ने कहा कि जाट थे हनुमान जी। और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यह कह दिया था बजरंग बली आदिवासी थे। खैर, कहना यही चाहूंगा, बजरंग बली चाहे कैसे भी हों, लेकिन उनके चाहने वाले तुम्हारे जैसे झूठे, मक्कार, कातिल, फरेबी, बलात्कारी नहीं होते। 31 जनवरी 2020 का वो दिन जब बजरंग दल के आतंकवादी ने राम गोपाल नाम के एक लौंडे ने दिल्ली पुलिस प्रशासन के सामने विद्यार्थियों पर गोली चला दी थी। उस वक्त का गोदी मीडिया भी इस बात को दिखा रहा था। Bajrang Dal leader has accepted that the juvenile was their member. This is a big claim coming in. It's a massive development. Now, of course, the fact that this juvenile was a member of the Bajrang Dal is coming in for the first time. Let's go across to Priyanka for more on this. Priyanka, it's a big development. For the first time, here is a member of the Bajrang Dal claiming that Gopal was one of them. See, Madhav, the juvenile who was seen firing at Jamia, whose picture had gone viral, and now what we are getting confirmation from Bulandshahr is that the Bulandshahr district members of the Bajrang Dal have accepted that this juvenile was part of their unit. So that is a major development, because so far what we have got to know, Madhav, that this juvenile claimed that he is not part of any kind of organization, and he got self-radicalized after watching at several videos on social media. But this is the first claim which is coming out from Bajrang Dal that this juvenile was part of them. Back to you. आज जो प्रधानमंत्री बजरंग दल के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, बजरंग दल का ये सदस्य देखिए, इसको पहचानिए। मोनू मानेसर, जो मुसलमानों का कातिल है और जिसे भारतीय जनता पार्टी बचा रही है। एडवांस असलहों के साथ इसकी तस्वीर वायरल है। बजरंग दल का ये आतंकवादी है और एडवांस हथियारों से लैस है और मोदी सरकार की प्रोटेक्शन में है और अभी तक फरार है। दोस्तों, जो भी कहता है कि वो बजरंग दल से है, वो हथियार से लैस है, दिमाग में सिर्फ नफरत की गैस है और उनका मकसद सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी ऐसे गुंडों के लिए तड़प रहे हैं रैलियों में, तो आगे आने वाला समय अल्पसंख्यकों के लिए कितना खतरनाक और बुरा है, मुझे कुछ अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है। खैर, जो भी हो, इसके बाद बजरंग दल के ग्रुप ने दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की,
क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि पीएफआई जैसे, बजरंग दल जैसे संगठनों को वो बैन करेगी। बजरंग दल के जीते हैं, बजरंग दल के जीते हैं, जयकारा वीर बजरंगी। बजरंग दल के कारनामे सारी दुनिया में मशहूर हैं। अखबारों में भी कई खबरें शाया हुई थीं। आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक मोनू मानेसर एक्यूज है राजस्थान में जो मुसलमानों की जो लिंचिंग हुई थी। ये खुद अखबार में है। वायर में इस बात का खुलासा हुआ था कि मध्य प्रदेश में 100 से ज़्यादा बजरंग दल के गुंडे एक प्राइवेट घर के अंदर घुसे और मुसलमान व्यक्ति को और परिवार को उन्होंने पीटा। इसी तरह से द क्वाइंट की रिपोर्ट में ये बताया गया कि राम सेना बजरंग दल ने कबूल किया जो उन्होंने मॉब लिंचिंग की थी 2 आदिवासियों की मध्य प्रदेश में। चौथी रिपोर्ट यह है डेक्कन हेराल्ड की, जिसमें बजरंग दल वर्कर्स ने एक मुसलमान नौजवान को बुरी तरह से पीटा क्योंकि वो गरबा वेन्यू में घुसने की कोशिश कर रहा था। ऐसे हजारों खबरें मौजूद हैं जिसमें बजरंग दल का गुंडे का रोल सामने है, लेकिन मोदी जी इनके लिए तड़प रहे हैं। अब आते हैं भैया कांग्रेस पर। कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए अपने मैनिफेस्टो में कहा कि बजरंग दल को हम बैन कर देंगे। अच्छी बात है, ऐसे संगठनों को बैन करना चाहिए, चाहे कोई भी कट्टरवादी संगठन हो जो देश के लिए सच में बड़ा खतरा हो, उसको बैन कर देना चाहिए। लेकिन जहां छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां क्या इस कांग्रेस ने बजरंग दल को या दूसरे संगठनों को बैन किया है? यह अपने में सवाल है और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस का सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा है। अगर जबान के वो सच्चे और नियत के वो साफ होते तो अब तक मोनू मानेसर गिरफ्तार होता और आप पहले ही बजरंग दल को जहां जहां आपकी सरकार है पहले वहां बैन कर देते। वहीं ये बात आपको समझा चुका हूं और देशवासियों को साफ हो चुकी है कि अब मोदी सरकार अपने काम के नहीं कत्ले आम के नाम पर जीतना चाहती है। आपने देखा और सुना कि भारत के गृह मंत्री खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं और आरक्षण उनका खत्म करने की बात करते हुए वोट हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में साफ हो गया था कि अब खुल्लम खुल्ला भारत का जब गृह मंत्री ही एक अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ बोल सकता है तो प्रधानमंत्री जी पीछे क्यों रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो पीछे क्यों रहेंगे। अब कर्नाटक में ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अपनी असलियत साफ जाहिर करते हुए अपनी मंशा को सामने रख दिया है। उन्होंने कहा कि हम कर्नाटक में योगी वाली सरकार बनाएंगे, जो भी हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा उसका कत्ल कर देंगे। जी हाँ, सुनिए और देखिए, विकास यही है। आप ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ನಾ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥರ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಮ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಡಮ್। समझ में आई बात? जी मेरे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को इनडायरेक्टली कातिल खुद उनके नेता बता रहे हैं और बड़े खुश होकर बता रहे हैं। ये कोई सीएम के बारे में बात की जा रही है या किसी गुंडे के बारे में कि ना कानून की टेंशन ना न्यायपालिका को कोई शर्म, सीधा गोली मरवा देंगे, मिटा देंगे, ये कर देंगे, गाड़ देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। सीएम हैं कि आप उनको गुंडा साबित करने में लगे पड़े हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी अतीक अहमद को कत्ल करने की बात का जिक्र करते हुए कल की रिपोर्ट में दिखाया था। मैंने आपको कहा कि योगी आदित्यनाथ ने किस प्रकार से अतीक अहमद को खत्म करवाया। तो साफ जाहिर है कि मुसलमानों को चुन चुन के मारा जा रहा है और बहुसंख्यक समाज से जुड़े हुए बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है। कोई एक्शन नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन मुंह पे हाथ रखकर बैठा रहेगा, न्यायपालिका ऐसे ऐसे और ऐसे हो जाएंगी क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। मुसलमानों के कत्लेआम की तैयारियां हो चुकी हैं, हिंदू समाज हथियारों के साथ तैयार है
और शस्त्र पूजा के नाम पर अपने घरों में हथियार रख चुका है। त्रिशूल, तलवार, बंदूकें आप देख रहे हैं रैलियों में बांटी जा रही है। जरा सा कुछ ऊंच नीच होती है, रैली हिंदू समाज की निकलती है, हथियारों के साथ निकलती है। ये रामनवमी में आप देख चुके हैं। इन तमाम चीजों को एक तरफ रखिए, ये सब आपको लाइव ही नजर आ रहा होगा। उधर दिल्ली के गाजियाबाद के लोनी के इलाके में, जहां 5 दिन पहले अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई तुरंत की जाए और एफआईआर का इंतजार ना किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट खुद एक्शन ले, प्रशासन खुद एक्शन ले। गाजियाबाद लोनी के इलाके में, भारत की राजधानी दिल्ली के बेहद करीबी इलाके में सुरेश चौहाके पहुंचता है और एक बार फिर से हिंदुओं को भड़काने की, हथियार उठाने की और एक खास मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच देता है। लेकिन मजेदारी यह है कि न उत्तर प्रदेश पुलिस, न दिल्ली पुलिस, न प्रशासन, किसी ने कुछ अब तक नहीं बोला है। दिल्ली में मोदी के होते हुए, यूपी में, लखनऊ में योगी के होते हुए, 100 करोड़ संख्या में हिंदू होते हुए, अगर 2023 में राम जी की शोभा यात्रा हिंदुस्तान में निकल नहीं सकती, तो मुझे आप बताइए कि 2050 में निकल पाएगी क्या? 2000 मतलब आज से 75 वर्षों बाद क्या होगा? 100 वर्षों बाद क्या होगा? अरे आप तो नहीं रहेंगे ना, मैं रहूंगा, कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। लेकिन आपकी और मेरी अगली पीढ़ियों को कहां रहना है? कहां रहना है? या भागकर पाकिस्तान जाना है? अब तो पाकिस्तान में भी नहीं है, अब इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, नीचे क्या बचा है? केवल समुद्र बचा है, समुंदर। उसमें जाकर मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। अरे जब अगर बचने के लिए समुंदर में ही छलांग लगाकर मरना है, तो उससे अच्छा है कि गद्दारों से टकरा कर मरो, कम से कम कुछ अगली वाली पीढ़ियां बच जाएगी। आज हिंदुस्तान का 99% टैक्स कौन देता है? हिंदू देता है। लेकिन जो टैक्स नहीं देते, वो 4-4 बीबियां और 44 बच्चे पैदा करके आपके टैक्स पे ही तो पड़ रहे ना। वो कोई भी हो, पड़ रहे कि नहीं? इसी तरह से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदू संगठन लगातार नफरत फैला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदू संगठन साफ साफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, इसका भी मजाक उड़ा रहे हैं और भाईचारा का एग्जाम्पल उसको तोड़ मरोड़ कर किसी और तरह से पेश कर रहे हैं और मुसलमानों से सीधा दूर होने की, उनको मारने की, काटने की, नफरत उनसे करने की बातें कर रहे हैं। पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता कॉपीराइट के चलते, लेकिन जितना आप सुनेंगे उतने में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारा डीएनए और मुसलमानों का डीएनए एक हो सकता है क्या? नहीं। बताओ, हो सकता है? नहीं। तो फिर ये जो बोल रहे हैं कि हमारा डीएनए एक है, तो इनको समझाना पड़ेगा, नहीं समझाना पड़ेगा? कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? इसलिए कमर कस लो, कफन बांध लो, तलवार उठा लो। अब समय आने वाला है, अब युद्ध होगा और युद्ध आगे भी हुए हैं, ये नई बात नहीं है। जो वीर होगा वो बचेगा, जो वीर नहीं होगा वो मारा जाएगा। जो भारत माता को महान नहीं मानता वो हमारा भाई हो सकता है नहीं। जो गौ माता को अपनी मां नहीं मानता वो हमारा भाई हो सकता है नहीं। तो फिर ये नारा कहां से आ गया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, ये नारा किसने दे दिया? हमको आयकर बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और भाईचारा बनाया जा रहा है। चारा होता है, चारा भाई बना के हमारा चारा बनाया जा रहा है, हमको काट काट के खाया जा रहा है और हम भाई बनते जा रहे हैं। आखिर कब तक करते रहेंगे? ये पूरी दुनिया के ऊपर हमारा राज था, चक्रवर्ती सम्राट थे हम, चक्रवर्ती सम्राट। दुनिया में हमारा सानी कोई नहीं था। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये हो रहा है। अब महाराष्ट्र में ये तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र में हिंदू संगठन त्रिशूल और हथियार बांट रहे हैं। तमाम हिंदू समाज को
हथियार बांटे जा चुके हैं और बांटे जा रहे हैं। ये देखिए त्रिशूल रखे हुए हैं, तलवार कटारें रखी हुई हैं और ये खुले में हथियार बांटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो भी लव जिहाद करे उसके खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल करो। सुनिए। लव जिहादच्या माध्यमातून आपण वाचवण्याचा फार मोठा प्रयत्न करू लागलो आणि मातृशक्तीचं सुद्धा काम आहे की तिने आता लव जिहादला बळी पडलं पाहिजे। माझा धर्माचा आचरण आहे, ही महाराष्ट्राची भूमी आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजची भूमी आहे आणि या भूमीमध्ये पर नारी तर माते समान ही आमची धर्माची शिकवण आहे, ही आमची संस्कृती आहे, आमचं शिक्षण आहे। परंतु आपल्या विरोधात जाऊन आपल्या हिंदू मुलींना फसवून, हिंदू मुलींना बाटवून त्याचं धर्मांतरण करण्याचं फार मोठं कटकारस्थान आपल्या विचाराच्या विरोधात असलेल्या लोकांकडून चालू आहे। हे सुद्धा बजरंग दलच्या कार्यकर्त्यांनी हाणून पाडलं पाहिजे। धर्मांतरणाचा फार मोठा विषय चालू आहे। आज पहिले स्लम भागामध्ये धर्मांतरण सुरू होतं, आज चांगल्या वस्तीमध्ये धर्मांतरण चालू आहे। एखादा ख्रिश्चन पादरी असेल, एखादा मुसलमान, एखादा मौलाना असेल, चांगल्या वस्तीमध्ये जाऊन आज आमच्या लोकांना धर्माचं ज्ञान नसल्यामुळं अज्ञानाचा फायदा घेऊन आजही फार मोठ्या प्रमाणात धर्मांतरण चालू आहे। हे धर्मांतरण थांबवण्यासाठी बजरंग दलचा कार्यकर्ता आजही प्रयत्नशील आहे आणि आपल्याला प्रयत्न वाढवावे लागणार। अब बस इसको उल्टा कर दीजिए। अगर ऐसे ही मुसलमान आगे 100-200 लोग बैठे हों और कोई टोपी वाला खड़ा होके इसी तरह से बयान दे रहा हो, भगवा लेफ्ट ट्रैप में हमारी लड़कियों को फंसाने वालों को ऐसे ही हथियारों से कत्ल कर दिया जाए और ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करके भगवा लेफ्ट ट्रैप से बचाया जाए, तो दोस्तों पता है क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। मुसलमान का घर टूट जाएगा, जेल में डालकर NSA लगा दिया जाएगा, परिवार को उठा लिया जाएगा, गद्दार, देशद्रोही सब बता दिया जाएगा और ऊपर से ये मोदी को फायदा पहुंचाते हैं, अमित शाह जी को फायदा पहुंचाते हैं। इनकी नफरत से भारतीय जनता पार्टी को लगातार फायदा पहुंच रहा है, इसलिए इनके ऊपर कोई एक्शन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हो रहा है। वहीं दोस्तों पहलवान लड़कियां आज भी सड़कों पर बैठी हुई हैं और पूरा हिंदू समाज खास करके जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है उन हिंदू लड़कियों का चरित्र हनन करना शुरू कर चुकी है। लेकिन आपको बता दूं कि जो महिला रेसलर्स हैं वो पहले भी जांच एजेंसियों से शिकायत कर चुकी हैं और संगठन से शिकायत कर चुकी हैं। अब गोदी मीडिया को मजबूरी में ये खबर चलानी पड़ी जिसमें बताया गया, एफिडेविट में जो शिकायत मौजूद है कि तुर्की में जब भारतीय खिलाड़ी गए थे, महिला खिलाड़ी गई थी, तो यही ब्रजभूषण सिंह ने एक महिला की छाती पर, स्तन पर हाथ लगाया और धीरे धीरे पेट तक हाथ जबरदस्ती नीचे की तरफ लेके गए। बहुत सारी बातें कही, वो अंश पहले गोदी मीडिया के जरिए सुनिए। तो इस जांच कमेटी में एक लेडी रेसलर की शिकायत यह है कि 2015 में टर्की ओलंपिक क्वालिफिकेशंस में डिनर के वक्त WFI के अध्यक्ष जो हैं वो वहां पहुंचते हैं। जब वो अपने साइकोलॉजिस्ट और 4 और कलीग्स के साथ मौजूद होती हैं, उनको जबरदस्ती छूने लगते हैं, उनकी छाती पर, चेस्ट पर वो हाथ रखते हैं। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए कह रही है, एक महिला रेसलर, ओलंपियन रेसलर, और फिर वो आगे कहती हैं कि अपना हाथ नीचे मेरे पेट तक ले आए वो। तो ये शिकायत देखिए वो कह रही है, मैं अंग्रेजी में पढ़ दूं अगर। In 2015, I had traveled with the Indian contingent to Turkey for Olympic qualification. One day during dinner, while I was accompanied by my psychologist and 4 other colleagues, the president approached me. President, matlab WFI ke president, Brijbhushan Sharan Singh. To my utter shock and surprise, he, without any consent or information, placed his hand on my chest to grope me. मेरी छाती पर हाथ रखा. Then slid it down to my stomach. And again moved his hand upwards to my chest. ये आरोप है। अब सोचिए कैसे हम किसी का नाम उजागर कर सकते हैं। वो तो नाम लेकर के किसी महिला खिलाड़ी को एम्बैरस करने के लिए ब्रिजभूषण शरण सिंह नाम लेकर के बातें कर रहे थे, लेकिन ये आरोप लगे हुए हैं और ये सारे के सारे जो आरोप हैं ये एफिडेविट में लगाए हैं महिला खिलाड़ी ने। यकीनन गोदी मीडिया से ये उम्मीद आपको नहीं हुई होगी, लेकिन गोदी मीडिया ने ये खबर चलाई। ये एक मतलब खबर ले ली टीआरपी के लिए समझ लीजिए, या क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, लेकिन सवाल उठाए, अच्छा काम किया, हमारा समर्थन है। अब जब ब्रजभूषण के पास इनकी टीम पूछे और यही सवाल जब करने लगे, तो ब्रजभूषण जो हैं उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि जिसको हम हड्डी डालते हैं वो हम पर भौंकेंगे। तो जब थोड़े से सख्त सवाल किए तो किस तरह से ब्रजभूषण तिलमिला गए, देखिए। हटाइए अपना दुकान।
ये कैमरा बंद करिए, पहले कैमरा बंद करिए, कैमरा बंद करिए, रुक जाओ यार, बंद करिए, जाइए। है इनका नोट करो, इनको दोबारा बताने दीजिएगा। देखा दोस्तों तिलमिलाहट कितनी है। दूसरी तरफ जो बात मैंने आपको कल भी बताई थी और अभी 30 सेकंड पहले बताई है, ये देखिए हिंदू समाज के जो संघी अपने आप को बताते हैं, राष्ट्रवादी आपको बताते हैं, ये देखिए किस तरह से पहलवानों का अपमान किया जा रहा है। मलिक सनातनी लिखता है, किसान मियां खलीफा, मैंने हमेशा अत्याचारी पहलवानों को जम के मुकाबला किया है, कभी भी बड़ा हथियार हो मैंने कभी हार नहीं मानी, अकेले 4-4 पहलवानों से भिड़ जाती थी। किसान नेता मियां खलीफा, खुदाई जुताई एवं पहलवानी एक्सपर्ट, अध्यक्ष एक्स हेमस्टर कुश्ती महासंघ। आप समझिए कि इस निचले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और जो अपने आप को सनातनी कहते हैं उनकी सोच है। अपने आप को सनातनी लिखा है ना, तो वही सनातनी हैं और ये इनकी सच्चाई है। उधर बीजेपी नेता ब्रजभूषण ने उल्टा महिला पहलवानों को धमकी दे डाली है, जो उनके हक में खड़े हैं उनके लिए एक बड़ी धमकी है। उन्होंने कहा कि मेरे लोगों को इतनी पीड़ा है, इतनी तकलीफ है कि अगर मैं एक इशारा कर दूं तो जंतर मंतर भर जाएगा मेरे समर्थन में। जी हाँ, और ये हो सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, जो चरित्र है वही नजर आ रहा है। क्योंकि बलात्कारियों के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ऐसे ही लोग खुद भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के तुरंत सड़क पर आते हैं। तुरंत बलात्कारी को बचाने के लिए, कातिलों को बचाने के लिए, दंगाइयों को बचाने के लिए, देश के खिलाफ कोई भी कांड हो उसके समर्थन में ये सड़क पर आ जाते हैं। अब बलात्कारियों के भी आएंगे समर्थन में, और ये होगा। सोच के देखिए, पॉस्को एक्ट लगा है, 76 लगी है, 376 दफा लगी है, लेकिन ब्रजभूषण साहब को दिल्ली पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। संघियों की असलियत ये होती है, जब उनसे फैक्ट्स पूछ लो, तथ्य पर बात कर लो, सबूत के आधार पर बात कर लो, तो तुरंत वो हक देते हैं, चिरक देते हैं। उससे पहले ये बहुत जोश मारते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, नारेबाजी करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपने धर्म के ठेकेदार बनते हैं। इसी तरह से एक फर्जी फिल्म जो दंगा फैलाने के लिए और मुसलमानों के कत्लेआम के उकसाने के लिए, उस मकसद से फिल्म चुनाव में फ़ायदा भी पहुंचाने के लिए जो फिल्म लॉन्च की जा रही है, रिलीज़ करने वाले हैं, द केरला स्टोरी, जब उस पर मुस्लिम संगठनों ने ये चैलेंज कर दिया कि आप सबूत दो और हमसे 1 करोड़ लो, साबित करो कि हाँ 33,000 लड़कियां कन्वर्ट की गई हैं, मुसलमान बनाई गई हैं और आतंकवादी बनाई गई हैं और ISIS भेजी गई हैं विदेश, तो आप 1 करोड़ ले जाओ। इसके अलावा देश भर से कई मुसलमानों ने ऐलान किया कि हाँ भाई इनाम आपको मिलेगा, आप कोई साबित करके दिखाओ। और फिर भारत सरकार पर ही सवाल खड़े होने लगे कि IMF को तो, फॉरेन मिनिस्ट्री को तो पता होता है भारत का एक छोटा बच्चा भी अगर विदेश चला जाए तो 33,000 भारतीय बाहर चले गए, तो भारत की जांच सुरक्षा एजेंसियां कहां थी हैं? लेकिन जब ये सवाल उठे तो तुरंत संघियों ने हक दिया। स्क्रीन पर पहले ये देखिए, ये था पहले इनका जो ट्रेलर का जो डिस्क्रिप्शन था, वो पहले ये था कि हार्ट ब्रेकिंग एंड गट रेंचिंग स्टोरीज ऑफ 32,000 फीमेल्स इन केरला कमिंग सून। उसके बाद दोस्तों जब ये सवाल खड़ा हुआ है तो इसके बाद सीधा 33,000 लड़कियों की कहानी। अब ये देखिए यहां 3 यंग गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ केरला, 32-33,000 लड़कियों से सीधा 3 लड़कियों पे कि ये 33,000-32,000 लड़कियों की कहानी ये बता रहे थे कि 32,000 लड़कियां कन्वर्ट की गई हैं। तुरंत जब सवाल खड़ा हुआ तो इनके तमाम छेद से गोबर बाहर आ गया और इन्होंने वही काम किया जिस काम के लिए जाने जाते हैं। तुरंत उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को बदल दिया गया और कहा कि ये 3 लड़कियों की कहानी है जो कि केरला के अलग अलग इलाके से हैं। सोचिए, कहां 3, कहां 32,000। तो ये है इस संघी प्रोपेगेंडा फिल्म की औकात। होना तो ये चाहिए कि केरला की सरकार को इस पर बैन लगाना चाहिए, इस पर FIR करनी चाहिए,
गल्फ के देशों में इसको रिलीज नहीं होने देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप ये देखेंगे कि ये होगा नहीं, और तो और बस इसके रिलीज होने का इंतजार कीजिए। जिस दिन रिलीज होगी पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं आपको दंगा फसाद देखने को मिलेगा, जिसकी वजह ये फिल्म होगी। हालांकि मुस्लिम यूथ लीग केरला की जो पार्टी है, संगठन है मुसलमानों का, उसने ये पोस्टर जारी किया, कहा कि अगर आपके अंदर सच्चाई है और आप साबित कर सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं कि 32,000 लड़कियों को मुसलमान बनाया गया और ISIS में शामिल किया गया, तो आप साबित कीजिए और 1 करोड़ का इनाम हमसे ले जाइए। इसके बाद तमाम भक्तजन अपनी ही जबान से अपना ही पिछवाड़ा चाटने में व्यस्त हैं, क्योंकि उनके पास जवाब है नहीं। और जो लोग इस फिल्म के समर्थन में हैं, वो सिर्फ इसलिए समर्थन में हैं क्योंकि उनको इस फिल्म के बहाने मौका मिलेगा मुसलमानों को गाली बकने का, मुसलमानों की गर्दन काटने का। मेरा तो कहना यह है कि द कश्मीर फाइल्स आ गई, द केरला स्टोरी आ गई, अब बस द गोधरा फाइल्स आ जाए या द गुजरात फाइल्स, फिर यह आंध भक्त किस तरह पॉपकॉर्न की तरफ फुदकते हैं आप देखिएगा। दोस्तों, आज फिर आपको बताता हूं कहानी आंध भक्तों की। ये कैसे होते हैं? बेरोजगार होते हैं, अपने आप को नेशनलिस्ट समझते हैं, मोदी जी के तगड़े वाले जबरा अंधभक्त होते हैं और इस्लामोफोबिक होते हैं। फ्री के इंटरनेट के जरिए 1.5-2 GB डेटा का इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाने के लिए और मुसलमानों के कत्लेआम के लिए करते हैं। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। पूरा कुत्ता पकड़ के लाया हूं भाई, एकदम लाइव कुत्ता दिखाऊंगा आपको। प्रशांत चतुर्वेदी, जिनके चूतर फटे हुए हैं इस वक्त, नौकरी नहीं है इनके पास, लेकिन आप पहले ये देखिए। मेरे पड़ोसी ने पूछा कि सोशल डिस्टेंसिंग में कि लोगों से कितना दूरी रखूं। मैंने कहा कि इतना कि अगर कोई गुजरता हुआ तबलीगी तुम पर थूके तो उसका थूक तुम पर ना पहुंच सके। पड़ोसी मुस्कुरा दिया, उसे जवाब मिल गया था। इसकी औकात ये, जो सोशल मीडिया पर ही, ट्विटर पर भी आज की तारीख में 2023 में आप देखिए किस तरह के ट्वीट कर रहा है। राकेश सिन्हा अपने ये साथी को लिख रहा है, मुझे भूख लगी है, मदद करो। अशोक गहलोत को कहता है, बेरोजगार हूं सर, मेरी मदद करो। और जो बाइडन, टॉमी पिगॉट और पता नहीं किन किन को ये मेंशन करता है, आई एम हंग्री, प्लीज हेल्प मी माय लॉर्ड। मतलब अमेरिका के नेताओं को भगवान कह के ये उनसे खाना मांग रहा है। ये मार्च 2023 की है सारी इसके ट्वीट्स। प्लीज हेल्प मी यूएस, आई एम हंग्री, प्लीज सेंड मी मनी, और अपना नंबर और फोन पे डाला हुआ है। और इसके साथ ही लिखता है, भैया फॉलो हमको भी कर लो, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। जी हाँ, ये है सुअरों की औकात। ये मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, हगते हैं, बेरोजगार, भीख मांगते हैं, अमेरिका को भगवान कहते हैं, अपना बाप मानते हैं। तो जो भी मुसलमानों को गालियां आज बक रहा है सोशल मीडिया पर और मोदी जी का फैन बना घूम रहा है और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, ये उनकी औकात। कभी ये अमेरिका का गू उठा के खा लेते हैं, कभी यहूदियों का गू उठा के खाते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। हिंदू समाज के एक व्यक्ति ने, विनीत सिंह नाम के व्यक्ति ने, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ब्रदर कंट्री लिखकर इजराइलियों को मेंशन किया और इजराइल और भारत का झंडा लगाया। यहूदी ने तुरंत इस विनीत सिंह के बंद दोनों तरफ से चीर दिए, बीच में से पकड़ के लिखा, नो वी आर नॉट ब्रदर्स, हम भाई नहीं हैं, हम दो अलग लोग हैं। इजराइल इज लाइक कंट्रीज ऑफ यूरोप, इजराइल एक यूरोप के देशों की तरह है और भारत जो है काऊ यानी गाय को पूजने वाला, गाय का गू खाने वाला, गाय वाला देश है। इसके बाद विनीत सिंह के छेद में जो है इजराइल के यहूदी ने अपना जो है रॉकेट फेंक दिया। ये बात रॉकेट की तरह लगी। विनीत सिंह तुरंत औकात पे आ गया और उसने मिडिल फिंगर दिखाई और फिर वो यहूदी भी आया, उसने जवाब दिया, गो योरसेल्फ। करा ली बेइज्जती।
दोस्तों ये बेचारे अनभक्त मंदिर का घंटा है, कोई भी आता है बजा के चला जाता है। कभी अमरीकी बजा देते हैं, कभी यहूदी बजा देते हैं, तो बेचारे इनका काम ही बजते रहना है। इसी तरह से आप सच का घंटा बजाते रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। और आपको मैं बता इसीलिए रहा हूँ, बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि नेशनल प्राइम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। एक ही रिपोर्ट के अंदर दर्जनों खबर होती हैं भाई। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मोदी सरकार इस पर सेंसरशिप करे या आवाज़ गाड़ दे, ऐड बंद कर दे, कुछ भी कर दे। मैं आपको इसी तरह से रिपोर्ट देता रहूँगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि अगर आप सच्चे भारतीय हैं और सच्चे भारतीय के साथ अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इस बात को आज साफ साफ समझ लेना चाहिए कि आपके लिए कोई बोलेगा नहीं। और जितना मैंने बोला है लिख के दे रहा हूं, कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि जितने आपके मुंह में दांत नहीं है और जितनी मेरी उम्र नहीं है, उससे ज़्यादा एफआईआर और उससे ज़्यादा अपने ऊपर धाराएं लेकर बैठा हूं। किसके लिए? पैसे के लिए। आदमी सिर्फ पैसे के लिए नहीं जीता है, सुकून भी ज़रूरी होता है। मैंने अपना सुकून, चैन सब कुछ खोया है, तो अपने देश के लिए, अपने मज़हब के लिए, अपने लोगों के लिए, और अपने देश के लोगों से, अपने मज़हब के लोगों से, आप लोगों से अगर मुझे एक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करवाने के लिए इतना बोलना पड़े, तो आप सोचिए कि आप किस स्तर के हैं और मैं क्या हूँ। आप वफ़ादार हैं या मैं वफ़ादार हूँ? आप जब एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते और ना करवा सकते हैं, तो फिर मेरा आपके लिए बोलना और आपके लिए आवाज़ उठाना बेवकूफ़ी तो है। सोचिए।